नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे मन को लगता है कि न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ न्याय होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से उनकी बात उठ नहीं पाती, कभी ढंग से उनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती है। हमारा ये शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की एक कोशिश है हमारा ये शो। लेकर रहेंगे न्याय। अस्पताल को धरती पर दूसरा मंदिर और डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है। हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी कि अपनी जान इनके भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या हो जब लापरवाही की कैंची से किसी का इकलौता चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाए। इंदौर के 17 साल के अमित सेन के साथ यही हुआ। एक मामूली सड़क हादसे के बाद पैर की सर्जरी होनी थी, लेकिन उसे ऑपरेशन थिएटर में जिंदा बाहर नहीं लाया जा सका। आज एक पिता सिस्टम से लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने बेटे के लिए न्याय लेकर रहूंगा। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 17 साल का अमित पिता रिंकू सेन की आंखों का तारा और बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। 29 मई 2023 का वो मनहूस दिन, जब एक सड़क हादसे में घायल अमित को इंदौर के लरसूड़िया इलाके के राजश्री नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। बाएं पैर की सर्जरी होनी थी। परिवार को लगा बेटा कुछ दिनों में दौड़ने लगेगा, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार की दुनिया उजाड़ दी। अमित की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि जांच में सामने आया कि ये एक मेडिकल मर्डर था। कलेक्टर साहब ने टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित की, जिसमें सब जांच करवाई। जांच के बाद पाया गया राजश्री नर्सिंग होम का लाइसेंस 1 साल पहले समाप्त हो गया था और वहां पर एक्सपायर दवाइयां, जंग लगे उपकरण पाए गए और वहां पर मेजर ऑपरेशन से संबंधित कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ना ही वहाँ पर आईसीयू था, ना वेंटिलेटर था। ये सब जांच रिपोर्ट लेके मैं रसुड़िया थाना गया, वहाँ पर ये सब बताया और उनको ये जांच रिपोर्ट दिया, तो उन्होंने एफआईआर करने को मना कर दिया। तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच में अस्पताल की कई गंभीर लापरवाहियां बेनकाब हुई। पता चला कि अमित को एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे दिया गया था। प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए राजश्री नर्सिंग होम को सील कर दिया, लेकिन पिता रिंकू सेन की लड़ाई अभी शुरू हुई थी। उन्होंने ठान लिया था कि सफेद कोट में छिपी इस लापरवाही को वो बेनकाब करके रहेंगे। 304 ए में चालान पेश किया। फिर मैंने आवेदन लगाया कि एक गलत धारा लगाई गई है, इसमें धारा 304 लगानी चाहिए। मैंने प्रूफ करके दिया लोअर कोर्ट में, उन्होंने धारा 304 लगा करके सेशन कोर्ट में भेजा और वहाँ पर इन्होंने रिवीजन के लिए लगाया कि ये धारा गलत लगाई गई है और ये धारा नहीं बनती है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो वहाँ से मैंने ये साबित किया, प्रूफ करके दिया। आरोपी डॉक्टरों से हमने उनका भी पक्ष जाना, लेकिन उन्होंने मेडिकल मर्डर जैसे आरोपों को नकार दिया। कोर्ट ने अस्पताल संचालक और डॉक्टर्स को आरोपों से मुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुशबंडी और एनेस्थेटिक डॉक्टर खुशबू चौहान के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत आरोप तय कर दिए हैं। इस धारा के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अमित अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन उसके पिता की कानूनी जंग देश भर के उन तमाम परिवारों के लिए एक उम्मीद है जो मेडिकल सिस्टम की लापरवाही का शिकार हुए। ये मामला अब सिर्फ एक बेटे के इंसाफ का नहीं है, बल्कि चिकित्सा जगत में जवाबदेही तय करने की एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ रिंकू सेन जी जुड़ चुके हैं, आप मृतक बच्चे के पिता हैं। नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। शोभना पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वकील हैं जबलपुर हाई कोर्ट में। शुरुआत में नरेंद्र जी आपसे ही कर रहा हूँ। रिपोर्ट आपने देख ली सर, कानून की भाषा में क्या हम इसे मेडिकल मर्डर कह सकते हैं?
देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं और जिन चीज़ों के आधार पर उनको अरेस्ट किया गया और इसके साथ में जो वहाँ का नर्सिंग था उसको भी पूरी तरीके से फ्रीज किया गया। कलेक्टर के जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। साथ में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी आई है वो पुलिस स्टेशन के तौर पर जब कंप्लेनेंट ने जो विक्टिम था उन्होंने जब कंप्लेन दिया तो उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज की जिसके वजह से उनको जुडिशियल सारे कोर्टों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। पहली बात। दूसरी बात ये जो इस तरह से बातें हो रही हैं कि ये डॉक्टर के साथ में कई बार मैंने बड़े सारे पेपरों में पढ़ते हैं और उदाहरण के तौर पर भी देखते हैं कि कई बार डॉक्टर की लापरवाही रहती है और कई बार नहीं भी रहती है। तो ये तो पुलिस का जो पूरा एविडेंस होगा उस एविडेंस के साथ में एग्जामिन करना पड़ेगा। जैसे उसमें आईसीयू नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जहाँ एनेस्थीसिया का डोज कितना देना चाहिए तो डॉक्टर से बेहतर हम और आप कम से कम को नहीं जानते, क्योंकि कोई भी डॉक्टर यदि ऑपरेशन कर रहा है तो उसके साथ में कई तरह की टीम होती है। पहली टीम वो होती है जो उसको सजेस्ट करती है कि कहाँ पर करना है, एल शेप क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है। दूसरी होती है वो वाली सारी चीज़ें जो डॉक्टर्स की टीम उसको पूरी तरीके से ब्रीफ करके यह बताती है कि सर इसको कितना एनेस्थीसिया का डोज दिया जाना चाहिए। तीसरी टीम वो होती है कि जिसमें उसके बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है, कितना उसके साथ में ब्लड प्लेट्स हैं, उसके साथ में और बहुत सारे जो ब्लड्स के बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, आरएस फैक्टर वगैरह, कितना क्या है और कितने हैवी डोज तक वो ले सकता है। मुझे लगता है कि टेक्निकली जो थर्ड जो इसमें था जिसकी जिम्मेदारी एग्जामिन करने की थी, क्लिनिकल खासकर मेडिकल एग्जामिनेशन वाली, वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई और उसके बाद जो कार्रवाई हुई तो मुझे लगता है कि जो आपकी बात है वो कहीं ना कहीं फिर तर्कसंगत है। और उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो हुआ वो गड़बड़ था, क्योंकि आईसीयू नहीं होने से जब कोई एनेस्थीसिया का हैवी डोज दिया गया तो उसको फिर क्योर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लंबी ऑक्सीजन की हमारे लंग्स को तेज़ी से ब्रीथ करने लगता है और उसके बाद तेज़ी से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ओके। शोभना पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शोभना जी, किसी की जान नहीं बचाई जा सकी या किसी की जान ले ली गई, बहुत बारीक सा अंतर होता है, लेकिन इस बारीक से अंतर में ही किसी का सब कुछ उजड़ जाता है। आमतौर पर जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं हम यही सुनते हैं कि लापरवाही हुई। क्या लापरवाही शब्द बोलकर बचाव कर दिया जाता है उस मेडिकल नेग्लिजेंस का जिसके जरिए किसी की जान ली जाती है, जवाबदेही तय नहीं हो पाती है? मैम, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप उसको अनम्यूट कर लें, फिर मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। मैं आपके पास आ रहा हूं रिंकू सेन जी। चूंकि आप पर बीती है तो आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है। जब आप अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए तो उस दौरान उसकी कंडीशन क्या थी? क्या आपको जानकारी दी गई उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में हॉस्पिटल की तरफ से? और जब ये सब कुछ घटित हो गया, आपका बच्चा आपके हाथ से फिसल गया, तो उसके बाद अस्पताल का क्या अप्रोच था? सर देखिए, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। मैं डॉक्टर से बात करके राजश्री नर्सिंग होम में एडमिट किया और जहाँ पर इन लोगों ने ऑपरेशन करना था ये तो मुझे बाद में पता चला, वहाँ पर आईसीयू, वेंटिलेटर, मेजर ऑपरेशन से संबंधित कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ये जो मेडिकल टीम जो गठित की गई थी उसने जो जांच किया था उसमें स्पष्ट लिखा है कि वहाँ पर आईसीयू, वेंटिलेटर तथा मेजर ऑपरेशन से संबंधित कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हम्म। और उसके बाद में जो ये जांच रिपोर्ट लेके मैं थाने में गया, थाना लसुड़िया इंदौर में। उन्होंने एफआईआर नहीं किया। फिर काफी समय भटकता रहा, सब जांच रिपोर्ट लाके उनको दिया और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी से मैंने बात किया। इंदौर आए थे वो, तो मैंने एयरपोर्ट पर रोका उन्हें और उनसे मैंने उनको सारी सब बताया इसके बारे में। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कार्रवाई होगी और बिल्कुल एफआईआर होगी। मैंने उनको सारी चीज दिखाया है। उस दिन एफआईआर हुई, फिर पुलिस के द्वारा चालान पेश नहीं किया जा रहा था। और इसमें एक सर जांच होती है, अभी सर ने एक अभी बात बोला कि इसमें जांच होना चाहिए कि कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए था, कितना दिया गया। ये सर हमको बताया गया कि भारत में कहीं भी जांच नहीं होती है। जो डीसीपी हम्म। साहब पहले अभिषेक आनंद जी थे, हम्म। उन्होंने स्पष्ट ये बात कहा और उन्होंने मुझे प्रूफ भी दिखाया कि देखो, मैंने हैदराबाद सबसे बड़ी लैब है भारत की, वहां हम्म। पर ये सैंपल भेजा, वहां से वापस कर दिया कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव जांच नहीं होती है। ओके। और उसके बाद उन्होंने दिल्ली भेजा, दिल्ली से भी मना कर दिया, वहां भी नहीं होती है। मुंबई भेजा, वहां से वापस हो गया, भोपाल से वापस हो गया। हम्म। अब उसमें इन्होंने क्या किया, क्वालिटेटिव जांच कराया और उसका अभिमत लेके इन लोगों ने 304A में चालान पेश कर दिया।
जो कि मुझे बोला था कि इतनी सारी लापरवाही है तो बिल्कुल 304 धारा में चालान पेश होगा। इन लोगों ने मुझे बिना बताए 304 ए में चालान पेश किया। फिर मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, माननीय उच्च न्यायालय में गुहार लगाई, उनको आवेदन दिया, तो उसके बाद इन्होंने चालान पेश किया। और फिर वहां पर मैंने लोअर कोर्ट में वहां पर आवेदन दिया कि ये गलत धारा लगाई गई है, इसमें धारा 304 बनती है। तो वहां ओके पर मैंने ठोस सबूतों के साथ एक प्रूफ किया और प्रूफ करके बताया उनको, वहां से 304 धारा लगाई गई। फिर रिवीजन में गए वो लोग कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। हम्म तो रिवीजन में भी मैंने उनको ठोस सबूत सारे दिखाए, उनको सब प्रूफ करके दिया। फिर वहां से उनकी रिवीजन खारिज हुई। अभी लेटेस्ट उन लोगों ने जो क्वेश्चन के लिए लगाया था उस पे भी मैंने ठोस सबूत देकर के उनकी क्वेश्चन को खारिज कराया। ओके और सर मेरा एक निवेदन है कि अगर जी एक क्वांटिटेटिव जांच होने लगेगी ना, ये सन 2005 में चंडीगढ़ में एक जांच हुई थी, उसके बाद से आज तक जांच नहीं हुई। मैंने भी कई जगह सर्च किया, और अगर ये जांच होने लगेगी तो हर किसी को न्याय मिल पाएगा। ओके ये बढ़िया पॉइंट आपने उठाया। आप कुछ कहना चाहते हैं सर इस पर? हाँ, देखिए मैं आपके माध्यम से बोलना जो आपके पास पहले एफआईआर लॉन्च हुई थी उसमें 304 ए आपने बताया। 304 एक जनरल होता है, ध्यान रखना है। 304 जो 2 पार्ट होता है उसमें की जो कन्विक्शन है वो ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी, उसमें सज़ा भी ज़्यादा है। तो आपको पहले 304 ए में जो आपका चार्जशीट वगैरह पुटअप कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि आपके केस को पहले ही कमज़ोर कर दिया। हमने अभी शुक्ला जी जैसे बोले हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे केस से स्टडी पढ़ के आए, आपको मुझे लगा कि हमारे, क्योंकि मेरा भी होम टाउन एमपी है, तो हमें भी लगा कि ये सीरियस मैटर है। ओके तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जो आपने अभी पॉइंट्स को रेज किया है वो भारत देश में अभी तक हुआ नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, कई सारे जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के देखें या हाई कोर्ट के, उन्होंने स्पष्ट तरीके से यही बोला है कि बहुत रेयर से रेयर कंडीशन ना हो तो डॉक्टर के साथ में इस तरह से, क्योंकि डॉक्टर कई बार जानबूझ के तो करता नहीं है, कई बार उसको भूल। मैं बड़ी सारी हमारे जानने वाले एम्स के डॉक्टर, मैं आपको बोलना चाहता हूं शुक्ला जी आपके माध्यम की, उन्होंने एक बार ऑपरेशन पेट का कर रहे थे, किसी का मेरे जानने वाले लोग थे, और उनसे बाई मिस्टेकली कैंची छूट गई थी। फिर वो एक्सरे 2-4 दिन बाद करा गया, फिर देखा गया तो उनके पेट में कैंची पाई गई। तो ये देखिए, जान के तो नहीं हुआ, पर यहाँ पर ये पेट का ऑपरेशन नहीं था, ये हड्डी का ऑपरेशन था और लेग का पैर का ऑपरेशन है। तो यहाँ पर ये सवाल कहना कि कैंची छूट गई है, बाई मिस्टेकली कुछ करा गया, तो ये तो क्लियर कट है कि यहाँ पर एनेस्थीसिया ही जो दी गई है, हेवी डोज, उसके अलावा और कोई अन्य कारण तो यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है। दूसरा, जिन लोगों ने एग्जामिन किया था इनकी ब्लड प्लेट्स की, कितनी प्लेट्स पर इतना डोज देना चाहिए, कितनी आरबीसी पर इतना होना चाहिए, कितना, ये सब जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन बायोलॉजिकल खासकर होता है वो प्रॉपर नहीं की गई। इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा तेजी से बढ़ी और उसको बेचारे बच्चे को जीवन से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, शोभना जी से हमारा संपर्क हो गया है। शोभना जी, अभी तक की जितनी बातें सामने आई, हमने झोला छाप डॉक्टर के बारे में तो सुना था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हॉस्पिटल ही झोला छाप हॉस्पिटल था। मतलब वहाँ पर उस बच्चे के पिता ये बता रहे हैं कि पर्याप्त इंतजामात ही नहीं थे, उनके पास संसाधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, और उन्होंने वहाँ बच्चे को एडमिट किया और वो इलाज किया जो करने में वो सक्षम नहीं थे। जब मैंने अपनी बात को शुरू किया था सर, तो मैंने यही से शुरू किया था कि डॉक्टर की डिग्री केवल एक डिग्री नहीं है। डॉक्टर की डिग्री में के समय ओथ ली जाती है कि जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है वो मानव सेवा धर्म है, और जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो एक जीवन की सुरक्षा का उद्देश्य है। इसमें इन्होंने जो बताया अभी कि 304 ए लगाया गया था, तो 304 ए अभी बीएनएस में 105 बन गया है, जिसके तहत इसमें कारावास भी है और जुर्माना भी है। अगर वो अपील में नहीं जाते तो कंज्यूमर फोरम कोर्ट में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी उनकी क्षति हुई है उस क्षति के लिए वो वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, उनकी तरफ से एक पॉइंट और उठाया जा रहा है शोभना जी कि उनके बच्चे को जो एनेस्थीसिया की डोज दी गई, अभी भारत में ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि जिससे ये आकलन किया जा सके कि जो डोज दी गई वो ओवरडोज थी या लिमिट में दी गई या जितनी दी जानी थी उतनी दी गई। तो ये तो बहुत गंभीर विषय हो जाता है, बहुत चिंता की बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल गंभीर, और ये आपराधिक मामला बन जाता है। ये पूरे तरीके से आपराधिक मामला बन जाता है कि जब एक डॉक्टर को एक मतलब जो लाइसेंस रखे हुए हैं, नर्सिंग होम खोल के चला रहे हैं,
उनको इतना मतलब नॉलेज नहीं है कि हम इसकी मात्रा का कैसे निर्धारण करें, किस पेशेंट को किस इंजरी के लिए कितना देना है, कितना देना उचित होगा, कितना अनुचित होगा। तो ऐसे में तो उन डॉक्टर्स और उन नर्सिंग होम्स का लाइसेंस ही कर देना चाहिए। ठीक है, हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं, जो कि इस केस को बहुत करीब से देख रहे हैं, इस पर उन्होंने रिपोर्टिंग भी की है। सचिन, बताइए पूरे मामले को आपने किस तरीके से देखा, क्या कहता है आपका आकलन? देखिए, पूरा मामला इंदौर का है, जहां पर 23 मई 2023 को एक छात्र का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसके परिजन उसे राजश्री नर्सिंग होम लेकर इलाज के लिए भर्ती करते हैं। डॉक्टर द्वारा यह बताया जाता है कि इसकी जो पैर में जो फ्रैक्चर हुआ है, जो पैर जो खराब हुआ है, उसे काटना पड़ेगा। ऑपरेशन के दौरान उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, जहां पर उसको ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो जाती है। पर इस पूरे मामले में डॉक्टर इस चीज को स्वीकारते नहीं हैं और उसके बाद पिता बहुत ही इस पूरे मामले में संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ते हैं। रात को 1:30 बजे वह पिता उसी दिन कलेक्टर के पास जाते हैं और पूरी चीजों की शिकायत दर्ज कराते हैं। उसके बाद एक जांच टीम गठित होती है और उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, वीडियोग्राफी होती है और उसके बाद शिकायत लसुड़िया थाने में की जाती है। लसुड़िया थाने में यह कृत्य को इस तरीके से दिखाया जाता है कि पूरे मामले में लीपापोती कर दी जाती है। उसके बाद जो 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुश बंडी और डॉक्टर खुशबू चौहान, इन लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि इन्होंने गलत इलाज किया, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। क्योंकि बच्चे की उम्र 17 साल होती है और उसके बाद वह एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी रहता है, तो पिता को ज्यादा दुख होता है। उसके बाद वह संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ता है और लड़ाई लड़ने के दौरान मतलब ये कंडीशन होती है कि पुलिस द्वारा गलत धाराएं लगाई जाती है और उसके बाद इस पूरे मामले में गलत मुकदमा दर्ज भी कर दिया जाता है। उसको लेकर जो पीड़ित पक्ष है वह फिर कोर्ट में पिटीशन दायर करता है। कोर्ट में पिटीशन दायर करने के दौरान पूरे जांच और पूरे सबूत वह कोर्ट में पेश करता है और उसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल फिर से शुरू होती है और पुलिस के ऊपर स्पष्ट रूप से आरोप लगते हैं कि उन्होंने गलत धाराएं लगाई हैं, जो कि वह उनके ऊपर बनती नहीं है। उसी दौरान जो आरोपी डॉक्टर रहते हैं वह कोर्ट में अपना इस पूरे मुकदमे की खारिजी लगाते हैं। पर जब उसके पिता द्वारा इस पूरे मामले में पूरे तरीके से जब डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, पल पल के सबूत दिए जाते हैं, तो उसके बाद इस पूरे मामले में कोर्ट द्वारा उनका आवेदन डॉक्टरों का खारिज कर दिया जाता है। नरेंद्र जी, आपने सुनी पूरी इस पूरी कहानी को समझा, मतलब हम सब कहानी कह रहे हैं लेकिन एक दुखद हिस्सा है किसी के जीवन का। पूरे घटनाक्रम को आपने बहुत करीब से समझा। रिंकू सेन जी की तरह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी इस तरह की लड़ाई लड़ रहे होंगे, अपनों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे होंगे। रिंकू सेन जी की लड़ाई कितनी मददगार होने वाली है? अतीत में ऐसा कोई उदाहरण जो आपकी नज़र में हो, जिसका आप रेफरेंस दे पाएँ, जहाँ पर मेडिकल नेग्लिजेंस को गैर इरादतन हत्या माना गया? मैं आपको रिंकू सेन जी को मैं बोलना चाहता हूँ 5-6 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। ये कॉमन पूरे केस का एक निचोड़ के तौर पर मैं बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि रिंकू सेन के जो है अभी वर्तमान में, और वो जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर से मिलने गए एयरपोर्ट में, मुझे लगता है कि सामान्य आदमी के बस की बात इतनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, ग्रामीण एरिया के लोग होते हैं, उनकी समस्याएं वहीं पर ख़त्म हो जाती। मैं उदाहरण भी दूंगा, अभी आपको समझ में भी आएगा। तीसरी चीज़, जिस तरीके से आपने सीएम की सिक्योरिटी में घुस करके अवैध रूप से आपने वहां जाके मिला और अपनी सारी चीज़ों को रखा, मुझे लगता है सामान्य व्यक्ति के बस का, सामान्य से भी अपर क्लास का हम जैसे लोग भी जल्दी नहीं पहुंच पाते। ये दूसरा पॉइंट। तो इस तरह से बहुत सारे लोग छड़ जाते हैं और रिपोर्ट कंप्लेन नहीं दे पाते, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, जिस तरीके से पुलिस ने आपको परेशान किया वो पूरे भारत देश की एक आम समस्या है। जो भारत देश में ललिता कुमारी वर्सेस सेना ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है उसमें स्पष्ट गाइडलाइन दी गई, पर भारत देश में कोई मानता नहीं है या बहुतायत तरीके से लोग नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग 2-4 बार कंप्लेन लेके गए पुलिस स्टेशन, अब पुलिस कहती है कि डॉक्टरों के ऊपर कौन एफआईआर करेगा या डॉक्टरों की लापरवाही कहाँ मानी जाएगी। ये तो हो नहीं सकता। जैसे टेक्निकल पॉइंट में आपने अभी बोला कि एग्जामिनेशन में कितना डोज देना चाहिए एनेस्थीसिया का, यह अभी तक भारत देश में कोई इसमें है ही नहीं है, मशीन नहीं है या एग्जामिनेशन लैब नहीं है। तो इस आधार पर बहुत सारी केसेस ये चली जाती है। अब आ रही तीसरे पॉइंट पर, जिस तरीके से जुडिशियल उन्होंने क्वेश्चनिंग एफआईआर अपना लगाया, यानी डॉक्टर जो नर्सिंग जो जिनका ऑपरेट हो रहा है 482 में जाकर के उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दिया कि हमारा ये केस खत्म किया जाए, ये डॉक्टर के नेग्लिजेंसी नहीं। तो उसमें सेक्शन जो 304 लगाया आपके केस पर ए,
वो साधारण एक नेग्लिजेंस माना जाता है, जबकि 304 जो मैंने आपसे बोला है वो गंभीर से गंभीर अपराध माना जाता है कि आपकी मतलब सामान्यतः दृष्टिगोचर हो रहा है कि वो सारी चीजें जितनी भी की गई हैं 304 वो सारी part 2। हाँ पार्ट 2 पार्ट तो 2 वो लगी है इस केस में। नहीं, तो इन्होंने जो बताया 304A की बात कर रहे हैं, इन्होंने जो बोला है बार बार 304(2) जो है तो उसकी बात में। अब इसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, एफएसएल रिपोर्ट होगी, उसके साथ में उसमें एक जांच की कमेटी बैठेगी एग्जामिनेशन डॉक्टरों की, वो अपना डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये इस तरह से घटना थी, कितना डोज दिया गया था और कितना नहीं दिया। तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होगी और जो डॉक्टर का विटनेस एग्जामिन होगा ट्रायल पर, उन दोनों से उसको मैच कराया जाएगा और उस डॉक्टर जो एक्यूज्ड है उसको भी बुलाया जाएगा। तो इसके आधार पर एग्जाम करके फिर उसके बाद एक जुडिशियल जो एक अपना वो निकलेगा 304B में उनको कितना कन्विक्शन दिया जाए या फिर उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, साथ ही साथ में इनको कंपनसेट अलॉट किया जाएगा। ये तो अलग बहुत सारे आगे के चरण है, पर लड़ाई के अंग है जी। रिंकू जी, क्या 304 पार्ट 2 लगा है, इसमें अप्लाई किया गया है, मतलब गैर इरादतन हत्या का मामला माना गया है इसको? हाँ जी, ये माना गया। और सर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ जी। कि हमारे साथ तो सर जो घटना होनी थी हो गई। अभी इसमें बचाव के लिए सर मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि शायद और किसी के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, मेरे पास वो है। अभी लोग क्या करते हैं सर, डॉक्टर की गलती से किसी की मृत्यु हो जाती है। मैंने लगभग केसेस में देखा, उसमें जांच लिखी जाती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यही जांच लिखी जाती है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं सर, 7-8 महीने तक तो टालते रहते हैं, अभी देख रहे हैं हम कहाँ ये जांच होगी, अभी हम पता कर रहे हैं। फिर 5-6 महीने बाद कोई छोटी मोटी जांच करा के और अभिमत लिख देंगे हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। अब फरियादी जाएगा, सर क्या हुआ, जांच रिपोर्ट आते बोल देते हैं अरे उसको कुछ नहीं आया, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई उसकी, बस सर केस खत्म हो जाता है। ये 100% सर मैं सत्य बता रहा हूँ और मेरे पास प्रूफ है, कोई ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। और ये भी प्रूफ है सर कि ये जांच नहीं होती है। हमारी आप फाइल देखेंगे उसमें स्पष्ट लिखा है। और इन लोगों ने सर इतनी सारी गलतियां की है, गलतियां नहीं मतलब इतनी गलतियां की कि सर एक डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जाइलोपेन टेस्ट नहीं किया, फिजिशियन फिटनेस टेस्ट भी नहीं किया, और जहां ऑपरेशन कर रहे हैं कम से कम वो व्यवस्था तो देखें कि यहाँ पर व्यवस्था है या नहीं है, हम यहाँ सही बात ऑपरेशन है। कर रहे हैं। सही बात तो है। इन लोगों ने मतलब कुछ भी करके सर, और जब खत्म, अच्छा सर एक बात और भी मैं मान लेता हूँ, चलो पैसे के लिए कर भी लिया। अब इन लोगों ने 4:30 4:45 बजे ऑपरेशन थिएटर के अंदर लिया, एनेस्थेसिया दिया, हम्म उसकी हालत बिगड़ने लगी तो इनको तुरंत किसी बड़े अस्पताल में रेफर करना चाहिए। हम्म लेकिन डॉक्टर खुशबू चौहान ने क्या किया, 6 बजे डॉक्टर देवेंद्र भार्गव को फोन किया जो उसके मालिक हैं। देवेंद्र भार्गव 6:30 बजे हॉस्पिटल आए और उन्होंने मुझे बताया कि इसकी हार्ट बीट कम ज्यादा हो रही है, इसको अपन राजश्री अपोलो ले चलते हैं और यहाँ पर अपने पास व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है। मैंने बोला सर उसका पैर का ऑपरेशन, हंसता खेलता बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वो राजश्री अपोलो ले गया और वहां पर उसको मृत घोषित कर दिया। आप बता रहे हैं सारी बातें तो हमसे सुना नहीं जा रहा है। आपकी तो आप बीती है, आपकी इस वक्त जो वेदना है, जो पीड़ा है, हम उसे समझ सकते हैं लेकिन उसके भागीदार नहीं बन सकते हैं, वो तो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। हम बस आपको कहेंगे कि आप हिम्मत रखिए, हम आपको बस ढांढस देंगे क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आसान नहीं है रिंकू जी, वो लड़ाई आसान नहीं है। आप जैसे बहुत सारे लोग ये हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं जितनी हिम्मत आपने जुटा ली है। शोभना जी, डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, क्या यही बात उनके लिए ढाल का भी काम करती है क्या? मतलब मरीजों को नहीं मालूम होता है कि डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो तो पूरी तरीके से भरोसा करते हैं कि ये डॉक्टर धरती के भगवान है, हमको बचा ही लेंगे। और जैसा रिंकू जी कह रहे हैं कि उनके बच्चे के तो पैर का ऑपरेशन होना था और उसमें उसकी जान चली जाए, ये तो मतलब कल्पना से परे है। शोभना जी। जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अभी मुझे इसी केस से रिलेटेड एक केस ध्यान आया, काफी चर्चित मामला है वो राजस्थान जोधपुर का। एक प्रशासनिक महिला अधिकारी जो थी वो पैर के सर्जरी के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती की गई और एनेस्थीसिया का डोज इतना था कि उनका नर्वस जो है वो शॉक हुआ और उनकी डेथ हो गई। 2 वरिष्ठ चिकित्सकों का गठन भी किया कि जांच की रिपोर्ट की अच्छे से जांच की जाए, बट फाइनली उसमें लापरवाही, डॉक्टर्स की तरफ से लापरवाही और एनेस्थीसिया के हैवी डोज के कारण उनकी डेथ का रीजन सामने आया। देखिए ये तो बहुत 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 गलत बात है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं
अपनी बॉडी को अपने परिवार के लोगों को समर्पित कर देते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि वो डॉक्टर हमारे को सेव करेंगे, हमारे परिवार के लोगों को सेव करेंगे। उसके बाद हम बहुत अपनी कीमती चीज को गवा देते हैं और फिर हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जैसा कि रिंकू जी बता रहे हैं, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है उनकी बातें सुन करके। बट जी। आप इतना भरोसा रखिए कि आप इतना प्रयास कर रहे हैं तो अभी न्याय मिलना बाकी है और आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसीलिए हमने इस मुद्दे को उठाया भी है और यहाँ न्यूज स्टेट की जी। बात स्पष्ट कर देना चाहता है कि हम पूरी मेडिकल बिरादरी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, न ये कह रहे हैं कि सारे डॉक्टर एक जैसे होते हैं, लेकिन हाँ, जो डॉक्टर इस तरह की लापरवाही करते हैं जैसा कि अमित के केस में हुआ, कम से कम उनके ऊपर तो उंगली उठाई जा सकती है, उनसे सवाल तो पूछा जा सकता है। नरेंद्र जी, एक बहुत बड़ी चिंता की बात ये भी है कि रेशियो बहुत कम है, मतलब जिस हिसाब से मरीज हैं उनके मुकाबले डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। क्या इसलिए भी अच्छे डॉक्टर्स की कमी भी कई बार ऐसे केसेस का कारण बनती है? देखिए, मैं आपके माध्यम से शुक्ला जी बोलना चाहता हूँ कि वर्तमान में भारत देश में जो भी वर्तमान 2025 का रेशियो है, एक डॉक्टर 1000 व्यक्ति पर भारत देश में अवेलेबल है, पहली चीज़। दूसरी, यदि ग्रामीण एरिया में बात करूं मैं, ग्रामीण एरिया का मतलब ध्यान रखना है कि यदि सुदूरवर्ती जो पहाड़ी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट ले लिए, जैसे मेरा मध्य प्रदेश ही स्टेट है, उसमें रीवा जिला ले लीजिए, पहाड़ों का पूरा घिरा है, तो ऐसी जो सुदूरवर्ती क्षेत्र, वहाँ डॉक्टरों की तो बिल्कुल मात्रा भी नहीं है। 20-20, 30-30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पिटल मिलता है। तो ये भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, जिस तरीके से आजकल पेपरों को लेकर के विभिन्न प्रकार के बच्चे सफर कर रहे हैं और उनको अच्छे क्वालिटी के जो अच्छे बच्चे 1000 में मान लीजिए 900 के आसपास मार्क्स पा रहे हैं, यदि उनका स्कोर में नहीं आ रहा है, कम रेशियो वाले बच्चे आ जाते हैं, तो कई बार यह भी होता है कि उनको इतने लेवल पर, उनके क्वालिटी पर, उनके एफिशिएंसीज पर उतनी ज़्यादा क्वालिटीज कंपिटिटिव नहीं बन पाती। यह भी एक प्रमुख कारण है। संख्या कम है, लेकिन कम संख्या में भी जितने डॉक्टर हैं हम उनसे यही उम्मीद करेंगे और हमारा निवेदन भी यही होगा कि कम से कम वो किसी मरीज की जान के साथ खिलवाड़ ना करें, जैसा अमित के साथ हुआ, किसी और अमित के साथ ना होने पाए। क्योंकि रिंकू सेन तो बहादुरी दिखा रहे हैं, वो तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हर कोई रिंकू सेन जी की तरह बड़ा दिलवारा नहीं होता, उस तरीके से मजबूती से अपनी बात रख नहीं पाता है, उस लड़ाई को आगे ले नहीं जा पाता है। हमारी संवेदनाएं हैं रिंकू जी आपके साथ और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर जा पाएं। इसीलिए हमने इस मुद्दे को उठाया भी और हमने इस मुद्दे को इस मंच भी दिया। रिंकू सेन जी को मैं एक जजमेंट को रेफर करे दे रहा हूं जिसमें कन्विक्शन भी हुआ है। इसका है जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें स्पष्ट किया गया था कि डॉक्टरों को आपराधिक कार्रवाई यदि है तो उसको अपराध के रूप में संज्ञान लिया जाना चाहिए। यदि उनकी लापरवाही घोर और साधारण त्रुटि नहीं बल्कि ये बड़ी लेवल पर है जैसा आपके मामले में है, तो इसमें जजमेंट भी है। मैंने आपको ऑफिशियली बोल भी दिया है, आप उसको कोर्ट भी कर सकते हैं कोर्ट में। समय यही समाप्त हो रहा है, हमें समाप्त करना होगा। शो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकर रहेंगे न्याय का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।